टॉपिक है आपका मुगल राजपूत संबंध। इस यहां से स्टार्ट करेंगे, पढ़ा हुआ टॉपिक है, चिर परिचित हो आप पूरे बिल्कुल इससे। मुगल राजपूत संबंध, देखिए मित्रों मुख्य मुख्य पॉइंटों की चर्चा करेंगे हम इसमें। सबसे पहले बात करते हैं कि भारत में जो मुगल वंश की जो स्थापना है या मुगल वंश की जो नींव रखी थी, वो नींव किसने रखी थी? वो नींव रखी थी मित्रों जहीरुद्दीन बाबर ने। किसने रखी थी? जहीरुद्दीन बाबर। मुगल वंश की नींव रखने वाला जो शासक था वह था मित्रों जहीरुद्दीन बाबर। और जहीरुद्दीन बाबर ने मित्रों 1526 में 1526 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध। 1526 में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत के प्रथम युद्ध में इस जहीरुद्दीन बाबर ने किसे हराया था मित्रों? इब्राहिम लोदी को हराया था। किसे हराया था? इब्राहिम लोदी को हराया था। तो लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी को हराकर यहां पर जो जहीरुद्दीन बाबर है ये भारत में किसकी नींव डालता है? मुगल वंश की नींव डालता है। भारत में मुगल वंश की नींव डालता है कौन मित्रों? बाबर। किसे हराकर? इब्राहिम लोदी को हराता है पानीपत के प्रथम युद्ध में। ठीक है, हाँ ठीक है मन जी। हाँ अब देखिए मित्रों आगे बढ़ते हैं हम राजपूतों के संदर्भ में। जब बाबर भारत में आया तो हमारे राजपूताना जो शासक वह कौन था? राजस्थान में राजपूताने का शासक कौन था? तो राजपूत शासक बाबर के समकालीन कौन था मित्रों? राजपूताने का। उस समय मेवाड़ का जो शासक था, मेवाड़ का शासक कौन था मित्रों? मेवाड़ का जो राजपूत शासक था राणा सांगा। कौन था? राणा सांगा। राणा सांगा है मित्रों ये, हाँ बिल्कुल इसके समकालीन था इस समय। और यदि बाबर को पूरे भारत में वास्तविक मुगल रूप से यानी मुगल साम्राज्य की वास्तविक रूप से मुगल साम्राज्य की वास्तविक रूप से एक नींव डालनी थी या उसको वास्तविक संस्थापक बनना था, तो बाबर को मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक बनने के लिए यहां पर किसे हराना जरूरी था? राणा सांगा को। और यदि राजपूतों की चुनौती को वह यहां पर समाप्त कर देता है तो बाबर के लिए पूरे भारत में क्या है? राज करना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। नमस्कार दिनेश जी सैनी। हाँ तो बाबर के लिए यहां पर है मित्रों, यदि बाबर है यहां पर राणा सांगा को पराजित कर देता है, एक राजपूताने के बड़े शासक को पराजित कर देता है, तो यहां पर बाबर के लिए है भारत में राज करना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। इसलिए राणा सांगा और इस बाबर के मध्य देखो मित्रों दो युद्ध होते हैं। एक तो बयाना युद्ध, बयाना का युद्ध, दूसरा होता है मित्रों खानवा का युद्ध। बयाना युद्ध कब हुआ? 16 फरवरी 1527। 16 फरवरी 1527। खानवा युद्ध 17 मार्च 1527। ये दो युद्ध हुए थे। किस किस के मध्य हुए थे? ये दोनों युद्ध है मित्रों बाबर और सांगा के मध्य हुए थे। ठीक है, तो बाबर और सांगा की सेनाओं के मध्य पहला युद्ध हुआ था बयाना का युद्ध। दोनों भरतपुर में पड़ते दोनों स्थान। तो बयाना के युद्ध में मित्रों महाराणा सांगा की सेना ने किसको हराया था मित्रों? सांगा की सेना ने बाबर को हराया। अर्थात बयाना के युद्ध में किसकी विजय हुई? सांगा की विजय। किसकी हुई थी? सांगा की विजय हुई थी। बाबर की सेना को हराया था यहां पर किसने? महाराणा सांगा ने। और दूसरा है खानवा का युद्ध। तो खानवा जो भरतपुर की रूपवास तहसील है, उस रूपवास तहसील में गंभीर नदी के किनारे जो खानवा पड़ता है, इस खानवा के युद्ध में मित्रों है 17 मार्च 1527 को जो दूसरा युद्ध हुआ था, इस दूसरे युद्ध में किसकी विजय हुई थी? यहां पर बाबर की विजय हुई थी। बाबर की विजय होती और बाबर है मित्रों भारत में मुगल वंश का एक प्रकार से क्या बनता है? वास्तविक संस्थापक बनता है, क्योंकि राजपूताने की चुनौती को यहां पर क्या करता है? वह समाप्त करता है। राणा सांगा को यहां पर क्या कर देता है? पराजित कर देता है। ठीक है, हाँ नमस्कार मिस आर जी। अब देखिए मित्रों जो बाबर है, इस बाबर ने खानवा के युद्ध में किसको हराया? राणा सांगा को हराया। और राणा सांगा को हराने के पश्चात युद्ध के परिणाम क्या रहे? युद्ध के परिणाम क्या रहे? अर्थात खानवा के युद्ध में राणा सांगा की हार के बाद में युद्ध के क्या परिणाम रहे? इस युद्ध के परिणाम ये रहे कि मित्रों बाबर है ये भारत में मुगल वंश का क्या बना? वास्तविक संस्थापक बना। नमस्कार निकिता जी। बाबर है भारत में मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक बना। बाबर के लिए यहाँ पर इसके पश्चात बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव डाली। और यहाँ पर जो मुगल है वो उन्होंने भारत में लगभग 200 वर्षों से अधिक वर्षों का शासन काल रहा था मुगलों का यहाँ पर।
ठीक है। और यहाँ पर जो राजपूताना की जो चुनौती थी, राजपूताना जो पूरे भारत पर राज कर सकता था, उसकी राज सत्ता यहाँ पर क्या हो गई थी, एक प्रकार से समाप्त हो गई थी। खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की तरफ से काफी राजपूत शासकों ने पाती पर्यावरण की परंपरा के तहत युद्ध किया था। मित्रों हमने पढ़ा था जब सांगा के बारे में पढ़ा था, तो इस युद्ध की घटनाएं मित्रों हमने डिटेल में पढ़ी है। पीछे जब मैंने आपको मेवाड़ पढ़ाया था तो वहां पर इन दोनों युद्धों की मैंने आपको डिटेल में चर्चाएं की है, ठीक है। तो इस युद्ध का परिणाम रहा कि भारत में मुगल वंश की नींव पड़ी, भारत में मुगल वंश की नींव, मुगल वंश की नींव पड़ी और राजपूतों की जो राज सत्ता है वो समाप्त हुई। राजपूतों की राज सत्ता समाप्त, अर्थात राजपूत जो पूरे भारत पर राज कर सकते थे वो यहां से उनके क्या है पतन की ओर चले जाता है। राणा सांगा की हार के साथ ही हाँ यहाँ पर राजपूत है, राजपूतों का जो पूरे भारत पर यहाँ पर शासन कर सकते थे वो राज सत्ता उनके हाथ से निकल जाती है। हाँ रामनिवास जी नमस्कार, जिद्दी जी हाँ नमस्कार, सुग्रीव जी, अनिल जी, अंशिका जी, सबको नमस्कार। तो ये मुख्य रूप से खानवा युद्ध का परिणाम ये था मित्रों, भारत में मुगल वंश की स्थापना होती है, मुगल वंश की वास्तविक नींव डालता है बाबर और इसी के वंशज है लगभग 200 वर्षों से अधिक तक यहाँ पर शासन काल करते हैं। भारत में राजपूतों की राज सत्ता यहाँ पर समाप्त होने लग जाती है। तो ये युद्ध के क्या रहते परिणाम रहते। तो हमने मुगल राजपूत संबंधों की शुरुआत की है मित्रों। नमस्कार गोपाल जी भगोड़ा। जहीरुद्दीन बाबर जो मित्रों भारत आया था पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर यहाँ पर मित्रों हाँ भारत में मुगल वंश की नींव डालता है और उसी के समकालीन राजपूताने का जो शासक था मेवाड़ का महाराणा सांगा था उसको हराना जरूरी था, क्योंकि तभी वह मुगल वंश की वास्तविक नींव डाल सकता था भारत में। इसलिए बयाना और खानवा के युद्ध, दो युद्ध होते हैं राणा सांगा और बाबर की सेना के मध्य। तो बयाना के युद्ध में सांगा की विजय होती है, सांगा की सेना की विजय होती है, और खानवा के युद्ध में है बाबर है वो सांगा को पराजित कर देता है। और युद्ध का परिणाम क्या रहा, खानवा के युद्ध के पश्चात बाबर भारत में मुगल वंश की स्थापना करता है, वास्तविक संस्थापक बन जाता है। इसके पश्चात आगे बढ़ते देखिए मित्रों, इसके पश्चात बाबर के पश्चात देखो 1530 में शासक कौन बनता है बाबर के पश्चात, हुमायूं। बाबर की मृत्यु हो जाती है 1530 में। नमस्कार दानका जी। बाबर की मृत्यु होगी 1530 में। बाबर के बाद में उसका पुत्र कौन था मित्रों, हुमायूं। मुगलों का शासक कौन बना था, हुमायूं शासक बनता है। अब मित्रों हुमायूं शासक बनता है, लेकिन हुमायूं है ये न तो बाबर की तरह एक वीर योद्धा सेनापति था, न इसमें बाबर की तरह कोई राजनीतिक दूरदर्शिता थी। न तो बाबर की तरह ये एक वीर सेनापति था और न इसमें कोई बाबर की तरह क्या थी, कोई राजनीतिक दूरदर्शिता भी हुमायूं में नहीं थी। इसलिए हुमायूं ने है मित्रों राजपूतों के महत्व को क्या है समझा नहीं, राजपूतों के महत्व को इसने समझा नहीं या महत्व नहीं दिया। अब हुमायूं को मित्रों जो कर्मावती है हाड़ी रानी यानी सांगा की जो विधवा रानी है, आपको ने पढ़ा होगा पीछे हमने देखा भी था, सांगा की विधवा रानी कर्मावती ने हुमायूं को क्या भेजी थी, राखी भेजी थी। कब भेजी थी, देखो जब गुजरात के शासक बहादुर शाह का आक्रमण होता है चित्तौड़ पर, गुजरात के शासक बहादुर शाह का आक्रमण होता है चित्तौड़ पर 1534-35 ईस्वी में। तो उस समय विक्रमादित्य वहां का अल्पायु में शासक बना था। विक्रमादित्य की रक्षा के लिए यहाँ पर कर्मावती किसको राखी भेजती है, कर्मावती हुमायूं को क्या भेजती है मित्रों, राखी भेजती है। हाड़ी रानी, ये कई बार प्रश्न आया है कि मेवाड़ की किस महारानी ने हुमायूं को रक्षा के लिए राखी भेजी थी, तो हुमायूं को राखी भेजी थी हाड़ी रानी कर्मावती जो सांगा की विधवा रानी थी। लेकिन यहाँ पर हुमायूं है इसकी सहायता नहीं करता है, हमने पीछे के वीडियो में चर्चा भी की थी इसकी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, हुमायूं और राजपूतों को महत्व नहीं देता है। और हमने पढ़ा था मारवाड़ में जब मालदेव था, उस मालदेव ने भी इससे है मित्रों सहयोग प्राप्त करने की इच्छा जताई थी कि हम दोनों शेरशाह को मिलकर हराते हैं, लेकिन मालदेव का भी इससे हुमायूं ने सहयोग नहीं किया था। तो देखिए मित्रों इसी हुमायूं को आगे जाकर हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे देखिए शेरशाह सूरी जो अफगान वंश से था, शेरशाह ने इसको देखो दो युद्ध में हराया था। एक तो चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था, चौसा के युद्ध में हराया था हुमायूं को, और शेरशाह ने इसे कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में 1540 ईस्वी में हराया था हुमायूं को। अर्थात हुमायूं को यहाँ से पलायन करना पड़ा था। शेरशाह की मृत्यु के पश्चात ही हुमायूं वापस से आया था। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि हुमायूं के साथ राजपूतों के संबंध है इतने बढ़िया नहीं रहे थे। इन्होंने राजपूतों को क्या है ज्यादा महत्व नहीं दिया था। हाड़ी रानी कर्मावती ने जब हुमायूं को राखी भेजी थी तो हुमायूं ने उसकी सहायता नहीं की थी और उसे अपने राज्य से पलायन भी करना पड़ा था जब शेरशाह सूरी ने उसे दो बड़े युद्धों में पराजित किया था। अब हुमायूं के बाद में मित्रों आता है अकबर। तो
तो मुगल राजपूत संबंध में सबसे इंपॉर्टेंट यदि आपके शासक है मुगलों का तो वह अकबर। अकबर के साथ यानी सबसे पहले यहाँ पर वैवाहिक संबंध स्थापित होते हैं, और जितनी भी जो संधियां वगैरह होती है तो अकबर के समय आपको इंपॉर्टेंट थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चले आगे, इसका लीजिए आप स्क्रीनशॉट। बिल्कुल रामनिवास जी, बाबर से हम औरंगजेब तक के मुगल राजपूत संबंध पढ़ेंगे। अब बढ़ते हैं मित्रों अकबर के मुगल काल में अकबर और राजपूत संबंध। अब मुगलों का जो शासक बनता है, हुमायूं के पश्चात शासक कौन बनता है मित्रों? मुगलों का अकबर। तो अकबर व राजपूत संबंध देखते हैं मित्रों। जब मित्रों अकबर शासक बनता है तो अकबर है मित्रों, इस अकबर यह अकबर पूरे भारत में मुगल साम्राज्य की, पूरे भारत में हाँ मुगल साम्राज्य की नींव डालना चाहता था, पूरे भारत में मुगल साम्राज्य को फैलाना चाहता था। कौन? नमस्कार, राधे राधे राधू जी, अकबर। इसलिए अकबर ने मित्रों है, अकबर ने राजपूतों को यहां पर महत्व दिया था। अकबर को पता था कि राजपूतों के सहयोग के बिना, राजपूतों के सहयोग के बिना पूरे भारत पर राज करना क्या है? आसान नहीं है। इसलिए मित्रों अकबर ने राजपूतों के साथ है मित्रों मैत्रीपूर्ण व्यवहार संबंध स्थापित किए थे। उसने स्नेह व राजपूतों के विरुद्ध राजनीतिक और सामाजिक संबंध है वो अच्छे रखने हैं, तभी मैं भारत में मुगल वंश की वास्तविक नींव डाल पाऊंगा और यहां पर मुगलों का एक लंबे समय तक शासन चला पाऊंगा। और मित्रों अकबर ने राजपूतों को है वो मुगलों के समकक्ष रखा, अर्थात जो अधिकार अकबर ने मुगलों को दे रखे थे वो अधिकार किन को दे रखे थे? अकबर ने राजपूतों को दे रखे थे। इसीलिए तो मित्रों राजपूतों ने अकबर के साम्राज्य की रक्षा के लिए अपना खून बहाया था। हाँ, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो अकबर मित्रों, इसी अकबर के साथ सबसे पहले है राजपूतों ने क्या की? संधि हुई थी अकबर के खिलाफ, अकबर व राजपूत संधि। और इसी अकबर के खिलाफ बात की जाए मित्रों, देखिए अकबर ने राजपूतों से संधि की थी और राजपूताना का वह प्रथम शासक जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की वह शासक था मित्रों भारमल। आमेर का शासक था भारमल, जिसने अकबर की क्या की थी? अधीनता स्वीकार की थी 1562 ईस्वी में। इसके साथ क्या किए थे? वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। तो यह प्रश्न कई बार आता है मित्रों, अकबर के साथ सबसे पहले अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम राजपूत शासक कौन था? तो वह राजपूत शासक था भारमल। कौन था? भारमल। कहां का शासक था? आमेर का। तो अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला राजपूत शासक कौन था मित्रों? भारमल था। और इसी भारमल ने मित्रों इसकी अधीनता स्वीकार कब की थी? 1562 ईस्वी में इसकी अधीनता स्वीकार की थी। और सांबर में इसने अपनी पुत्री हरकाबाई का है किसके साथ विवाह किया था? अकबर के साथ। अर्थात मुगलों के साथ सबसे पहले वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला, सबसे पहले मुगलों के साथ संधि करने वाला, मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला शासक कौन था? वह शासक था आपका मित्रों भारमल। कौन था? भारमल। नमस्कार पवन जी नागा। तो 1562 ईस्वी में इसने किसकी अधीनता स्वीकार कर ली? अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। और 1562 में ही मित्रों यहां पर है इसने अकबर के साथ अपनी पुत्री, भारमल की पुत्री कौन थी? हरकाबाई का विवाह कर दिया। हरकाबाई का विवाह किससे कर दिया? अकबर के साथ कर दिया, जिससे अकबर ने मरियम उजमानी की उपाधि दी। जमानी। और इसी भारमल को मित्रों अकबर ने इसी भारमल दिया था 5000 का मनसब। अर्थात मुगल काल में किसी भी राजपूत को, राजपूताने में सबसे पहले यदि राजस्थान में किसी को 5000 का मनसब दिया तो वो 5000 का मनसब भारमल को दिया था। किसने? अकबर ने दिया था। तो ये आपको ध्यान रखना, सबसे पहले 5000 का मनसब दिया था। तो अकबर की बात की जाए तो अकबर की सबसे पहले अधीनता स्वीकार करने वाला शासक कौन था? भारमल था, आमेर का शासक, जिसने 1562 में इसके साथ है वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे अपने। और उसके पश्चात भारमल को 5000 का मनसब भी प्रदान किया था। और इसी भारमल ने देखिए मित्रों अपने पुत्र भगवंत दास और पोते मान सिंह को है इस अकबर की सेवा में भेज दिया था। भगवंत दास की पुत्री
भगवंत दास जो भारमल का पुत्र था, भगवंत दास, इस भगवंत दास ने भी अपनी पुत्री, भगवंत दास की पुत्री थी मित्रों मानबाई। कौन थी? मानबाई। तो भगवंत दास ने भी अपनी पुत्री मानबाई का विवाह है वो अकबर के पुत्र सलीम या जहांगीर के साथ किया था। किसके साथ किया था? मानबाई का विवाह सलीम के साथ किया। किसके साथ? सलीम के साथ। और सलीम ही किसे कहते हैं? जहांगीर को कहते हैं। तो यही वैवाहिक संबंध आगे भी जारी रहते हैं। भारमल के बाद भारमल का पुत्र कौन था? भगवंत दास। इस भगवंत दास ने भी अपनी पुत्री मानबाई का विवाह अकबर के पुत्र सलीम अर्थात जहांगीर के साथ किया था, जिन दोनों की संतान कौन थी? खुसरो थी। खुसरो इन्हीं की संतान थी। और जो भगवंत दास है मित्रों, इसी भगवंत दास की बात की जाए तो इसी भगवंत दास ने अकबर का सहयोग किया था 1569 में। 1569 में देखिए मित्रों, भगवंत दास को अकबर ने, हमने पढ़ा था, सुरजरहाड़ा के विरुद्ध भेजा था रणथंबोर अभियान पर। रणथंबोर अभियान पर, रणथंबोर अभियान पर भेजा था किसको? भगवंत दास को। और भगवंत दास के साथ में कौन था? इसका पुत्र मान सिंह भी था। कौन था? मान सिंह भी था। राजपुताने का प्रथम शासक जिसे अकबर ने 7000 की मनसब दी। कितनी दी? 7000 की मनसब। अकबर द्वारा 7000 की मनसबदारी प्राप्त करने वाला एकमात्र शासक कौन था? वह था मान सिंह। कौन था? मान सिंह था। यह भगवंत दास का पुत्र था। और भगवंत दास को अकबर ने रणथंबोर अभियान पर किसके? सुरजरहाड़ा के विरुद्ध। किसके विरुद्ध भेजा था? सुरजरहाड़ा के विरुद्ध। किसके विरुद्ध भेजा था? सुरजरहाड़ा के विरुद्ध अभियान पर भेजा था। और इस अभियान पर जो भगवंत दास है, इस भगवंत दास ने सुरजरहाड़ा को अकबर की अधीनता स्वीकार करवाई थी। भगवंत दास ने इस सुरजरहाड़ा को अकबर की अधीनता स्वीकार करवाई थी। सुरजरहाड़ा को अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया था। सुरजरहाड़ा ने 1569 में है अकबर की क्या की थी? अधीनता स्वीकार की थी। तो यह था भगवंत दास और मान सिंह। हाँ, अब देखिए मित्रों, 1562 में, इससे पहले 1562 में अकबर ने मेड़ता पर अधिकार किया था। किस पर अधिकार किया था? मेड़ता पर अधिकार। अकबर ने मेड़ता पर अधिकार कब किया था? 1562 में। और 1562 में मेड़ता का शासक कौन था? हाँ, मेड़ता का शासक कौन था 1562 में? मेड़ता का शासक था मित्रों जयमल मेड़तिया। कौन था? जयमल मेड़तिया। जयमल मेड़तिया है वो मेड़ता का शासक था। और यहां से जो जयमल मेड़तिया है मित्रों, ये पलायन कर जाता है, अर्थात किसकी शरण में आ जाता है? ये आ जाता है उदय सिंह की शरण में। जब मेड़ता से पराजित हो जाता है जयमल मेड़तिया अकबर से, तो किसके पास आ जाता है? उदय सिंह के पास, और चित्तौड़ में आ जाता है मित्रों। अब देखिए मित्रों, अकबर जो आक्रमण करेगा वो चित्तौड़ में करेगा। चित्तौड़ पर चढ़ाई करता है 23 अक्टूबर 1567 को। 23 अक्टूबर 1567 को अकबर है वो किस पर चढ़ाई करता है? चित्तौड़ पर चढ़ाई करता है। क्यों करता है? हाँ, बिल्कुल 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 जयपाल जी, इसके बारे में हम सल्तनत काल में पढ़ेंगे, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे वहां पर। 23 अक्टूबर 1567 को है, यहाँ पर है चित्तौड़ पर चढ़ाई करता है अकबर। क्यों करता है? क्योंकि इस उदय सिंह ने इस जयमल मेड़तिया को शरण दी थी। इसके अलावा एक कारण यह था, गुजरात का एक शासक था बाज बहादुर, उसको शरण दी थी उदय सिंह ने। इसके अलावा अकबर की जो साम्राज्यवादी नीति थी, वो राजपूताना की प्रत्येक रियासत को अपने नियंत्रण में लेना चाहता था, अपने अधीन करना चाहता था। इसलिए अकबर है मित्रों 23 अक्टूबर 1567 को चित्तौड़ पर आक्रमण करता है, चित्तौड़ पर चढ़ाई करता है। लेकिन चित्तौड़ का शासक है उदय सिंह। इस समय जो चित्तौड़ दुर्ग का भार है वो जयमल मेड़तिया और इसका एक भतीजा था पत्ता सिसोदिया। इस पत्ता सिसोदिया को सौंपकर खुद कहा जाता है, खुद है मित्रों जो गोगुला वाली जो गिरवा की जो पहाड़ी पढ़ाया था आपको उस समय मेवाड़ रियासत में, एक इतिहासकार था कर्नल जेम्स, कहा भी था उदय सिंह की कायरता को लेकर, क्योंकि उदय सिंह युद्ध के समय है पहाड़ियों में चला जाता है। तो उस समय एक इतिहासकार था कर्नल जेम्स टोड, उसने कहा था कि यदि मेवाड़ के इतिहास में राणा संगा व राणा प्रताप के मध्य ये उदय सिंह नहीं आता तो मेवाड़ का इतिहास कभी कलंकित नहीं होता। तो यथार्थ वो दोनों कितने वीर थे। और ये यहाँ पर क्या निकला? कायर निकला, जो युद्ध के समय कहा चला गया था? पहाड़ियों में चला गया था, गोगुंदा की पहाड़ियों में चला गया था। इसलिए यहाँ पर कर्नल जेम्स टोड ने इसके बारे में ये कथन कहा था। पीछे से युद्ध होता है मित्रों, और युद्ध की परिणाम की चर्चा हम पहले भी कर चुके थे। जयमल मेड़तिया और पत्ता सिसोदिया के नेतृत्व में क्या होता है? केसरिया होता है। और 25 फरवरी 1500
1868 को है चित्तौड़ पर किसका अधिकार हो जाता है? अकबर का अधिकार। अर्थात अकबर ने किसको जीत लिया था? चित्तौड़ को भी जीत लिया था। 25 फरवरी 1568 को अकबर का मित्रों चित्तौड़ पर अधिकार हो जाता है। तो इतना हमने देखा, एक बार वापस देख लीजिए। संदर्भ में भारमल के बारे में चर्चा कर ली है। सबसे पहले भारमल ने राजपूताने में अकबर के साथ संधि की थी, वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, अपनी पुत्री अलकाबाई का विवाह अकबर के साथ किया था। इसके पश्चात मित्रों इसी भारमल का पुत्र भगवंत दास भी अपनी पुत्री मानबाई का विवाह अकबर के पुत्र सलीम या जहांगीर के साथ करता है। यही भगवंत दास 1569 में रणथंबोर अभियान पर जाता है अपने पुत्र मान के साथ, और शोजनहाड़ा को अकबर की अधीनता स्वीकार है। और मान सिंह को है मित्रों अकबर ने 7000 की क्या दी थी मित्रों? 7000 की मनसबी प्रदान की थी। सबसे पहले राजपूताना में 7000 की मनसबदारी है राजस्थान में किसे मिली थी? मान सिंह को मिली थी। इसके पश्चात 1562 में अकबर ने मेड़ता पर अधिकार किया था। कहां पर किया था? मेड़ता पर अधिकार किया था। और इसके पश्चात 23 अक्टूबर 1567 को चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। इस समय जयमल और प्रताप के नेतृत्व में केसरिया किया जाता है। यहाँ पर ये मित्रों चित्तौड़ दुर्ग का कौन सा शाखा था? ये चित्तौड़ दुर्ग का तीसरा शाखा था। कौन सा था? चित्तौड़ दुर्ग का ये तीसरा शाखा था। 25 फरवरी 1568 को यहाँ पर दुर्ग पर अधिकार हो जाता है अकबर का। इतना हमने यहाँ पर चर्चा की है। लीजिए स्क्रीनशॉट। चले गोपाल जी, ये पूरा समझ जब भी आएगा आपको जब आप मेवाड़ रियासत पूरी पढ़ोगी। मैंने ये जो आज पढ़ा रहा हूं मैं, ये आपको मैंने पूरा पढ़ा दिया है। पहले मेवाड़ में पूरा पढ़ा दिया, एकदम आराम से डिटेल से पढ़ा है। और यदि पूरा देखना चाहते हो तो आप वहां देखिए, श्री राम ईडीओ ऐप कोर्स खरीदे। इसके पश्चात आपको डिटेल में मिलेगा आपको पूरा। यहाँ पर मैं आपको पूरा न बताकर यहाँ पर मुगलों के साथ उनके युद्ध के परिणाम बताऊंगा, ना कि मैं युद्ध की घटनाएं बताऊंगा। यदि युद्ध की घटनाएं बताने लग गया तो यहां पर 10 दिन लग जाएंगे। मैंने आपको पूरा करवा दिया, क्लियर करवा दिया। ये मैंने आपको पूरा करवा दिया पहले, ठीक है ना? तो वहां पर आप डिटेल में देखना। मेवाड़ में, मारवाड़ में, आमेर को पूरा मैंने आपको पूरा करवा दिया, एकदम डिटेल में पढ़ा है। हर युद्ध की घटनाएं पूरी बताइए। यहाँ पर युद्ध के सिर्फ मैं परिणाम बताऊंगा आपको। अब मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पर कि 30,000 हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था, इसमें भगवंत दास के कहने पर कत्लेआम किया था, युद्ध की घटनाएं क्या क्या थी, अकबर की तरफ से कौन कौन तोपचे आए थे। तो ये सारी घटनाएं मैंने आपको उस समय पढ़ाई थी जब मैंने आपको मेवाड़ रियासत पढ़ाई थी। और उस दिन 1 घंटे सिर्फ ये उदय सिंह चला था हमारा। 1 घंटे तक यही युद्ध के आसपास ही घूम रहे थे हम। लेकिन आज वाली क्लास में आमेर, मारवाड़, ये जो आपके है, ये जो मेवाड़ है, ये सारे के सारे एक क्लास में आ जाएंगे। मुगलों के संदर्भ में क्या क्या परिणाम थे, क्या क्या संधियां थी, उनकी एक क्लास में चर्चा करेंगे हम, ठीक है? अब देखिए मित्रों, अकबर व मारवाड़। अकबर व मारवाड़। अब देखिए मित्रों, मारवाड़ का तो शासक था अकबर के समकालीन हुआ था चंद्रसेन। कौन था? चंद्रसेन। अब देखिए मित्रों, जब चंद्रसेन पढ़ा था तो हमने एक क्लास में पढ़ा था पूरा चंद्रसेन। एक क्लास लग गई थी चंद्रसेन को पढ़ने में, लेकिन यहाँ पर 5-7 मिनट में आपको चंद्रसेन समझना होगा मुगलों के संदर्भ में। बलबीर जी। अब नेक्स्ट है चंद्रसेन। मारवाड़ का शासक था चंद्रसेन। अब देखिए मित्रों, हमने पढ़ा था जब चंद्रसेन पढ़ाया था मारवाड़ में मैंने बताया था चंद्रसेन के जो बिल्कुल भूला बिसरा राजा, बिल्कुल जयपाल जी, चंद्रसेन के बड़े भाई थे। चंद्रसेन के बड़े भाई थे जो उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह कहते थे उन्हें। उदय सिंह थे, राम थे। ये है मित्रों अकबर की शरण में चले गए थे। इसलिए अकबर ने मित्रों है इस चंद्रसेन पर चढ़ाई करने के लिए 1564 में है किसको भेजा था? हुसैन कुल्ली खां को। किसे भेजा था? हुसैन कुल्ली खां को है किस पर आक्रमण के लिए भेजा था? चंद्रसेन पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। लेकिन चंद्रसेन कहां पर चला गया था? सिवाना, सिवाना की पहाड़ियों में, यानी सिवाना की तरफ चला गया था। कहां पर चला गया था? सिवाना की तरफ चला गया था। और सिवाना से पहले मित्रों चंद्रसेन गया था, देखिए मित्रों, जो भादरा जोड़ है, जालौर का क्षेत्र ना, भादरा जोड़, इस भादरा जून की तरफ गया था सबसे पहले। तो 1564 में
1564 में जब हुसैन कुल्ली खान ने है अकबर के कहने पर चंद्रसेन पर आक्रमण किया, मारवाड़ के शासक चंद्रसेन पर, तो उस समय चंद्रसेन है सबसे पहले कहां पर जाता है, भादरा जून की तरफ। कहां पर गया था, भादरा जून की तरफ चला जाता है चंद्रसेन। और पीछे से 1564 में जोधपुर पर अधिकार किसका हो जाता है, जोधपुर दुर्ग पर मुगलों का अधिकार हो जाता है। जोधपुर दुर्ग पर किसका अधिकार हो गया, मुगलों का अधिकार हो गया। हाँ, तो 1564 ईस्वी में जब अकबर के कहने पर हुसैन कुल्ली का आक्रमण करता है मारवाड़ के चंद्रसेन पर, तो चंद्रसेन है मित्रों ये भादरा जून की तरफ जाता है पहले, उसके पश्चात ये सिवाना की तरफ चला गया था। तो भादरा जून की तरफ चला जाता है और उसके पश्चात जोधपुर पर 1564 में मुगलों का अधिकार हो जाता है। इसके पश्चात देखिए मित्रों ये अकबर लगाता है नागौर दरबार। क्या लगाता है, नागौर दरबार का आयोजन करता है। अकबर किसका आयोजन करता है मित्रों, नागौर दरबार का यहां पर अकबर आयोजन करता है। हाँ, और इस नागौर दरबार में देखिए मित्रों नवंबर 1570 में वही बातें सारी की सारी आपको आती है। नवंबर 1570 में जब नागौर दरबार का आयोजन किया था, इस समय कौन कौन से शासक आए थे, हरराय बाटी। जैसलमेर का कौन था, हरराय बाटी। बीकानेर का कौन था, बीकानेर का, तो बीकानेर का था कल्याणमल। बीकानेर का कौन था मित्रों, कल्याणमल है, ये बीकानेर का था। इसके अलावा देखिए मित्रों बीकानेर का कल्याणमल था। और सूरजनहाड़ा रणथंभौर से कौन था, सूरजनहाड़ा था रणथंभौर से। और मारवाड़ से थे मोटा राजा उदय सिंह। मारवाड़ से कौन थे, मोटा राजा उदय सिंह। कौन थे, मोटा राजा उदय सिंह। अर्थात जो नागौर दरबार लगाने का जो उद्देश्य था अकबर का उद्देश्य था, उसका उद्देश्य यह था कि मारवाड़ जो राजपुताना के जो शासक है, इन राजपुताना के शासकों को अपने अधीन में लाना। तो इसी नागौर दरबार में देखो जैसलमेर से हरराय भाटी आया था, बीकानेर से कल्याणमल ने इनकी अधीनता स्वीकार की। और कल्याणमल के पुत्र थे मित्रों राय सिंह व पृथ्वीराज राठौड़। साथ में राय सिंह व पृथ्वीराज राठौड़ ये भी आए थे। ठीक है, अब देखिए मित्रों हरराय भाटी आता जैसलमेर से, कल्याणमल बीकानेर से आया था, सूरजनहाड़ा रणथंभौर से आया था, मोटा राजा उदय सिंह जो चंद्रसेन का भाई था ये भी आया था। और इसी नागौर दरबार में मित्रों राव चंद्रसेन भी आया था। कौन आया था, ये राव चंद्रसेन भी इस नागौर दरबार में आया था। लेकिन राव चंद्रसेन है, ये राव चंद्रसेन मित्रों इसकी अधीनता स्वीकार नहीं करता है। राव चंद्रसेन है इसकी अधीनता स्वीकार नहीं करता है, ये गुलामी नहीं चाहता है। इसलिए राव चंद्रसेन बिना कुछ कहे यहां से चुपचाप है इस दरबार से निकल जाता है। तो अकबर इस पर क्या होता है मित्रों, क्रोधित भी होता है। और क्रोधित होकर अकबर उसके पश्चात है यहाँ पर चंद्रसेन का पीछा करने के लिए हुसैन कुल्ली खां और राय सिंह को भेजेगा। लेकिन इसी नागौर दरबार के समय देखिए मित्रों, नागौर दरबार के समय जो जोधपुर दुर्ग है, जोधपुर दुर्ग का प्रशासक किसे बनाया गया, नागौर दरबार के समय जोधपुर दुर्ग है, इस जोधपुर दुर्ग को मित्रों अकबर ने दिया राय सिंह को। किसे दिया, बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर दुर्ग का प्रशासक बना दिया। 1572 से लेकर 74 तक, 1572 से लेकर 74 तक जोधपुर का प्रशासक कौन रहता है, बीकानेर का राय सिंह। कौन रहता है, बीकानेर का राय सिंह। इसी नागौर दरबार के दौरान अकबर ने है यहाँ पर एक शुक्र तालाब भी बनाया था। नागौर में कौन सा तालाब बनाया था, शुक्र तालाब का यहाँ पर निर्माण करवाया था। अब देखो दरबार से मित्रों जब राय सिंह है इस नागौर दरबार को छोड़कर चला जाता है, तो अकबर इसे अपना अपमान समझता है। और अब अकबर है इस राय सिंह का पीछा करने के लिए, राय सिंह का पीछा करने के लिए 1573 में राय सिंह का पीछा करने के लिए किसे भेजता है, हुसैन कुल्ली खां, हुसैन कुल्ली खां को। तो हुसैन कुल्ली खां को भेजता है अकबर राय सिंह का पीछा करने के लिए। लेकिन राय सिंह है मित्रों भादरा जून से कहा चला गया था, भादरा जून से ये चला गया था सिवाना की तरफ। कहां पर चला गया था, सिवाना की तरफ चला गया था। और सिवाना से ही मित्रों इस राय चंद्रसेन ने, हाँ इस चंद्रसेन ने सिवाना से ही है मित्रों है यहाँ पर अकबर के ठिकानों पर आक्रमण करना शुरू किया था। और ये चंद्रसेन मित्रों ये जो चंद्रसेन था, जो चंद्रसेन था, इस राय चंद्रसेन ने यहाँ पर सिवाना से ही है मित्रों मुगलों के जो ठिकाने थे उन ठिकानों पर आक्रमण करना शुरू किया। स्वतंत्र शासक था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। राजपुताने का प्रथम शासक जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी वह कौन था,
ये था आपका राय चंद्रसेन। कौन था? ये राव चंद्रसेन था, चंद्रसेन। और इसी चंद्रसेन ने मित्रों इसी चंद्रसेन का जो अनुसरण किया था वो किया था महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप ने मित्रों इसी का अनुसरण किया था, इसलिए चंद्रसेन को कहते हैं प्रताप का पथगामी। क्या कहते हैं? प्रताप का पथगामी। चंद्रसेन को क्या कहते हैं? प्रताप का पथगामी, प्रताप का अग्रगामी कहते हैं। चंद्रसेन ने ही सबसे पहले, देखो मैंने बताया था आपको, छापामार युद्ध प्रणाली उदय सिंह के पश्चात मारवाड़ का कोई शासक था जिसने छापामार युद्ध प्रणाली अपनाई थी, तो वह था चंद्रसेन। और उसी छापामार युद्ध प्रणाली को बाद में प्रताप ने भी यहाँ पर अपनाया था। तो इस प्रकार प्रताप का पथगामी था, प्रताप का अग्रगामी था, वह कौन था मित्रों? राय चंद्रसेन था। अब देखिए मित्रों, हाँ, मेवाड़ का प्रताप, मारवाड़ का प्रताप है भी, मेवाड़ का नहीं, मेवाड़ का प्रताप था, मेवाड़ का प्रताप ही था। अब देखिए 15 मृत्यु 1581 में क्या होती है? चंद्रसेन की मृत्यु होती है। 1581 में चंद्रसेन की क्या हो गई मित्रों? मृत्यु हो गई। और चंद्रसेन की मृत्यु के पश्चात 1581 में चंद्रसेन की जब मृत्यु होती है तो यहां पर है मित्रों, अकबर ने जो जोधपुर था ये खालसा घोषित कर दिया। 1581 से लेकर 1583 तक जोधपुर दुर्ग को क्या कर दिया? खालसा घोषित कर दिया था। तो मुगलों के दिन आ गया जोधपुर दुर्ग। तो जोधपुर दुर्ग को मित्रों है 1581 से 83 तक अकबर ने क्या कर दिया? खालसा घोषित कर दिया और मुगलों के दिन रह गया। अब 1583 में देखिए मित्रों, जो जोधपुर दुर्ग है, इस जोधपुर दुर्ग का शासक बना दिया यहाँ पर मोटा राजा उदय सिंह को। किसको? मोटा राजा उदय सिंह। ये मोटा राजा उदय सिंह किसका भाई था? राय चंद्रसेन का भाई था। किसका भाई था? राय चंद्रसेन का भाई था मोटा राजा उदय सिंह। इस मोटा राजा उदय सिंह को शासक बना दिया गया था। और मोटा राजा जो उदय सिंह है मित्रों, ये मारवाड़ का प्रथम शासक था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की। मारवाड़ का प्रथम शासक जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की वह कौन था? मोटा राजा उदय सिंह। तो अकबर की अधीनता स्वीकार की। मारवाड़ का प्रथम शासक जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की वह कौन था मित्रों? मोटा राजा उदय सिंह। कौन था? मोटा राजा उदय सिंह था, ये ध्यान रखना मित्रों। और इस मोटा राजा उदय सिंह ने भी अपनी पुत्री मानबाई का विवाह किसके साथ किया था? सलीम के साथ, उसी सलीम या जहांगीर के साथ किया था। तो मोटा राजा उदय सिंह ने भी, देखो मित्रों, आमेर के शासक भगवंत दास ने किया था। देखो, आमेर के शासक भगवंत दास ने अपनी पुत्री का विवाह किया था, मानबाई का विवाह किसके साथ? सलीम के साथ किया था। और मोटा राजा उदय सिंह ने भी अपनी पुत्री मानबाई का, इसे जगत गोसाई भी कहते हैं। तो मानमती, मानबाई, जगत गोसाई या जोधाबाई एक ही बात है। मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी और मोटा राजा उदय सिंह ने भी यहाँ पर वैवाहिक संबंध स्थापित किए। मारवाड़ की तरफ से पहला शासक जिसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए मुगलों के साथ और मुगलों की अधीनता स्वीकार की वह था मोटा राजा उदय सिंह। इस मोटा राजा उदय सिंह ने मित्रों अपनी पुत्री का विवाह अकबर के पुत्र सलीम या जहांगीर के साथ किया था। यह आपको ध्यान में रखना है। 1583 में अकबर ने मोटा राजा उदय सिंह को यहाँ पर मारवाड़ का शासक बना दिया था। हाँ, नमस्कार सरोज जी। हाँ, अब देखिए जी, इतना पढ़ा है मैंने अकबर और मारवाड़। देखिए मित्रों, मैंने पहले बता दिया, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ कोई युद्ध का परिणाम बताऊंगा और सिर्फ संधियां बताऊंगा, वैवाहिक रिश्ते बताऊंगा। पूरा टॉपिक आपको भी पता है, मैंने आपको पूरे आमेर, मारवाड़ और मेवाड़ में पूरा आपको है डिटेल में मैंने बता दिया था आपको। ठीक है। हाँ, ये आपको ध्यान में रखना है। जयपाल जी, मोटा राजा की उपाधि साझा कैसे देंगे? साझा तो कब आए थे? देखो, साझा तो शासक बने थे 1623 के बाद में। और यहां पर ये देखो 1583 में है मोटा राजा उदय सिंह। नहीं सकता, अलग अलग मत मिलते हैं। देखिए, मैं आपको दोनों बताता हूं। कुछ इतिहासकार तो कहते हैं कि अकबर ने इनको उपाधि दी थी मोटा राजा की, और कई स्रोतों में ऐसा मिलता है कि जो उदय सिंह है ये मोटे थे। उदय सिंह क्या थे? मोटे थे, इसलिए इन्हें मोटा राजा कहते थे। ऐसा अलग अलग स्रोतों में मिलता है। कई स्रोतों में ऐसा मिलता है कि अकबर ने इनको मोटा राजा की उपाधि दी थी, जबकि कई स्रोतों में ऐसा मिलता है कि ये मोटा होने के कारण इन्हें मोटा राजा कहते थे। ठीक है, लेकिन साझा वाला नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये अकबर का शासक कौन था? चंद्रसेन था मित्रों, जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, आपको ध्यान रखना। और हुसैन कुल्ली खां को तो अकबर ने इसके विरुद्ध भेजा, फिर शिवाना की तरफ चला गया था। फिर जोधपुर मुस्लिमों का अधिकार, मुसलमानों का या मुगलों का अधिकार हो जाता है।
ये भी मैंने पढ़ा दिया था आपको, पूरा का पूरा डिटेल में बताया था। हर राय भाटी आए थे, कल्याणमल आए थे, सुरजन हड़ा आए थे, मोटा राजा उदय सिंह आएंगे। इसी दरबार में चंद्रसेन भी आया था, लेकिन इसने इसकी अधीनता स्वीकार नहीं की अकबर की और यहाँ से चला गया था। उसके पश्चात अकबर ने हुसैन कुली खां को भेजा था, राय चंद्रसेन को भी इसका पीछा करने के लिए भेजा था। और ये फिर है बहादुराजून से सिवाना की पहाड़ियों में चला जाता है और वहां से है अकबर के ठिकानों पर आक्रमण करता शुरू करता है। उसके पश्चात ये देखिए, ये मारवाड़ का नहीं बिल्कुल पूरे राजपूताने का प्रथम स्वतंत्र शासक था जिसने अकबर की अधीनता और इसी के पथ प्रदर्शन पर हाँ और इसी के पथ प्रदर्शक थे जो महाराणा प्रताप थे, उन्होंने भी इनका अनुसरण किया था, इसलिए प्रताप का पथगामी कहते हैं ये। हाँ, इसके पश्चात देखो 1581 में इसके पश्चात चंद्रसेन की मृत्यु के पश्चात है जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया था, जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया था। फिर 83 में यहाँ पर मोटा राजा उदय सिंह शासक बनते हैं और मोटा राजा उदय सिंह मारवाड़ के प्रथम शासक थे जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, अकबर की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्री मानबाई का विवाह है या मानमती का विवाह, जगत गोसाई का विवाह या जोधाबाई का विवाह अकबर के पुत्र सलीम के साथ कर दिया। तो लीजिए स्क्रीनशॉट। चाय पी लो, चाय पी लो। हाँ, इसके पश्चात देखिए अगर अकबर वह बीकानेर, तो बीकानेर का शासक था कल्याणमल। पूछ ले, बीकानेर का वह शासक जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की, तो अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला बीकानेर का शासक कौन था, या अकबर के साथ वैवाहिक संबंध बनाने वाला, अकबर के साथ वैवाहिक संबंध बनाने वाला बीकानेर का शासक कौन था मित्रों? कल्याणमल था। कौन था? कल्याणमल। तो कल्याणमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कब की थी? नागौर दरबार में। कब की थी? नागौर दरबार में मित्रों, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, नवंबर 1570 में इस बीकानेर के शासक कल्याणमल ने है सबसे पहले है बीकानेर की तरफ से अकबर की अधीनता स्वीकार की। और इसके दो पुत्र थे, कल्याणमल के दो पुत्र कौन थे? राय सिंह व पृथ्वीराज राठौड़। राय सिंह व पृथ्वीराज राठौड़, इन दोनों को अकबर की शरण में छोड़ दिया, अकबर की शरण में छोड़ दिया था राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़ को। देखिए मित्रों, जो पृथ्वीराज राठौड़ है, इसी पृथ्वीराज राठौड़ ने गागरोन की जागीरी प्राप्त की थी ऐसा अकबर से। और पृथ्वीराज राठौड़ ने गागरोन दुर्ग में एक रचना लिखी थी, मैंने लिखाया था आपको, वेल्ली किशन रुक्मणी। वेल्ली किशन रुक्मणी जो रचना लिखी थी, दुर्साडा ने उसे पांचवा वेद कहा था, गुन्नीसा पुराण कहा था, वह पृथ्वीराज राठौड़ की रचना थी, वेल्ली किशन रुक्मणी। हाँ, तो गागरोन दुर्ग में लिखा था उस ग्रंथ को। और जो राय सिंह है मित्रों, ये कल्याणमल का पुत्र था। इस राय सिंह को अकबर ने 4000 का मनसब दिया था। कितना दिया था? 4000 का मनसब दिया था। और इससे पहले मैंने बताया था आपको, जोधपुर दुर्ग का प्रशासक बनाया था। जोधपुर दुर्ग का क्या बनाया था? जोधपुर दुर्ग का प्रशासक नियुक्त किया था 1572 से 74 तक अकबर ने। किसको? राय सिंह को सौंपा था। ये भी मैंने आपको चर्चा में बताया था। और इसके अलावा राय सिंह को अकबर ने कई अभियानों पर भी भेजा था। कई अभियान, जैसे जालोर के ताज खां के विद्रोह को दबाया था राय सिंह ने, सिरोही के सुल्तान देवड़ा का दमन किया था, गुजरात में मिर्जा विद्रोह को दबाया था, काबुल अभियान पर भेजा था 1581 में। तो कई अभियानों पर है इस राय सिंह को भेजा था। किसने मित्रों? अकबर ने भेजा था। हाँ, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए मित्रों, जो राय सिंह है, इस राय सिंह का सबसे यदि महत्व था किसी मुगल शासक के दरबार में, तो वह था जहांगीर। देखिए, जिस प्रकार जो मान सिंह था, मान सिंह आमेर का शासक था, मान सिंह का जितना महत्व है अकबर के दरबार में था, उतना ही महत्व जहांगीर के दरबार में किसका था? राय सिंह का। अर्थात जहांगीर के काल में मुगल काल का स्तंभ बोल सकते हैं राय सिंह को। और जहांगीर ने राय सिंह को 5000 का मनसब दिया। कितना दिया? 5000 का मनसब दिया। जितना महत्व अकबर के दरबार में आमेर के मान सिंह का था, उतना का उतना महत्व जहांगीर के दरबार में किसका था? राय सिंह का था। जहांगीर के दरबार में मुगल काल का प्रमुख स्तंभ था। कौन था? प्रमुख स्तंभ था ये राय सिंह था। और राय सिंह को 5000 का मनसब भी प्रदान किया
खुशबू जुनेजा स्वागत आपका, किशन लाल जी स्वागत आपका। हाँ, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपका था बीकानेर के संदर्भ में था। बीकानेर के पश्चात देखिए मित्रों, अकबर व प्रताप, अकबर व महाराणा प्रताप। तो देखिए मित्रों, अकबर के समकालीन जितने भी उसके विद्रोही आए थे, राजपूत शासक आए थे, उन राजपूत शासकों में सबसे ज्यादा अकबर के आक्रमणों का सामना करने वाला, सबसे ज्यादा अकबर का प्रबल प्रतिरोधी था, वह था महाराणा प्रताप। कौन था? महाराणा प्रताप था। अकबर को पता था कि यदि महाराणा प्रताप को मैं या मेवाड़ रियासत को अपने अधिकार में कर लूंगा तो एक राजपुताने का बड़ा भाग है भारत का, वो मेरे हाथ आ जाएगा, मेरे अधीन हो जाएगा। और इसी क्रम में अकबर है मेवाड़ को अधीन करने के लिए है या करने के लिए 4 शिष्टमंडल भी भेजता है। अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप को भेजे गए 4 शिष्टमंडल, इनका कई बार क्रम पूछ लिया जाता है, तो मैंने आपको बताया भी था। वो 4 कौन कौन से थे? देखिए, JMBT, जे से क्या होता है? जलाल खां। क्रम पूछते हैं आजकल एग्जाम में, किसको भेजा था, कौन से क्रम पर? हाँ, जलाल खां। M से मान सिंह, कौन है? मान सिंह। B से भगवंत दास, कौन है? भगवंत दास। T से टोडरमल, T से क्या है? टोडरमल। तो जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल, ये 4 JMBT, ठीक है। तो जलाल खां को भेजा था नवंबर 1572 में, बाकी ये 1573 में आए थे। जून 1573, अक्टूबर 1573, दिसंबर 1573, ये 4 शिष्टमंडल आए थे महाराणा प्रताप को मनाने के लिए। हाँ, जलाल खां सबसे पहले नवंबर 1572 में आए थे, इसके पश्चात मान सिंह आए थे जून 1573 में, इसके पश्चात भगवंत दास अक्टूबर 1573 में आए थे, टोडरमल आए थे दिसंबर 1573। तो एक 1572, बाकी 1573 में है, ये ध्यान में रखना है। तो ये 4 क्रम आपको ध्यान में रखना है। महाराणा प्रताप को बनाने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे थे अकबर ने, ये 4 थे। इसके पश्चात देखिए मित्रों, 4 शिष्टमंडल रहते, लेकिन चारों से बात नहीं बनती है। और उसके पश्चात एक युद्ध होता है, हल्दी घाटी का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? हल्दी घाटी का युद्ध। और हल्दी घाटी का युद्ध है मित्रों, वो होता है 18 जून 1576, या गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून 1576। हाँ, 18 जून, अन्य इतिहासकार मानते हैं 18 जून, और गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून 1576 को। अब हल्दी घाटी युद्ध की जो मित्रों देखो चर्चाएं है, मैंने काफी की थी आपसे, काफी चर्चाएं की थी, बहुत 2 दिन तक तो ये युद्ध चल रहा था हमारा हल्दी घाटी का युद्ध। यानी मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा था कर्नल टोड ने इसे, जो गोगुंदा का युद्ध कहा था बदायूं ने, अब्बुल फजल ने इसे खमनोर का युद्ध कहा था। हल्दी घाटी का युद्ध जो बनास नदी के किनारे लड़ा था, हाथियों का युद्ध, बनास नदी का युद्ध कहा था इसे, हल्दी घाटी युद्ध को। तो काफी सारी चर्चाएं की थी इस युद्ध में, कौन वीरगति को प्राप्त हुआ था, किसने प्रताप के जो है राजकीय अस्त्र शस्त्र धारण किए थे, तो सारी चर्चाएं वहां पर की थी। और हल्दी घाटी का युद्ध है मित्रों, इस हल्दी घाटी के युद्ध में जो अकबर का सेनापति था, अकबर का सेनापति ये था मान सिंह। सेनापति कौन था? मान सिंह। अर्थात अकबर का राजपूतों पर इतना विश्वास था कि हल्दी घाटी के जो युद्ध हुआ था, इस इतनी बड़ी सेना का कौन था सेनापति? इधर जो प्रताप है, इस प्रताप का जो मुस्लिम सेनापति था, प्रताप का मुस्लिम सेनापति, हाँ, महाराणा प्रताप का इस युद्ध में मुस्लिम सेनापति कौन था? बताइए जल्दी से। हाँ, बताएंगे गोपाल जी, बताइए इस युद्ध में महाराणा प्रताप का मुस्लिम सेनापति कौन था? जल्दी बताइए। कोई भी कमेंट नहीं कर रहा है, मैं भी बताऊं क्या? हाँ, महाराणा प्रताप की तरफ से जो मुस्लिम सेनापति लड़ा था वह कौन था? जलाल खां? नहीं था। जल्दी बताइए। नहीं पता है? बैराम खां? नहीं था। बिल्कुल कमलेश जी सही बताया, हाकिम का सूरी। कौन थे? हाकिम का सूरी। प्रताप की तरफ से कौन थे? हाकिम का सूरी। भाई मैंने बताया था ना आपको, उसमें पढ़ाया था जब मैंने मेवाड़ रियासत पढ़ाई थी, उस समय बिल्कुल बताया था। ये नहीं था, नुसरत खां नहीं था।
हाकिम का, कौन था? हाकिम का सूर्य था, ये आपको ध्यान में रखना है। हाँ, की तरफ से लड़ा था उस युद्ध में, ठीक है ना। तो ये इसी युद्ध में देखो, युद्ध के परिणामों की चर्चा भी की थी हमने, है ना। डॉक्टर दशरथ शर्मा इसे अनिर्णायक युद्ध कहते थे। इसके अलावा डॉक्टर चंद्रशेखर ने कहा था कि महाराणा प्रताप की विजय हुई थी इस युद्ध में, क्योंकि हल्दी घाटी के युद्ध के 1 वर्ष पश्चात यहाँ पर तो जमीने के पट्टे होते हैं, जमीनों के पट्टे प्रताप ने जारी किए थे। इसके अलावा जो मेवाड़ के सिक्के थे उन पर भी प्रताप, मेवाड़ का ही राज चिन्ह लगा हुआ था, मुगलों के राज चिन्ह लगे हुए थे। इसके अलावा कर्नल जेम्स टोड भी ये कहता है कि अकबर का मुख्य उद्देश्य था प्रताप को बंदी बनाना या उसे गिरफ्तार करना, लेकिन न तो उसे बंदी बना पाया था, न उसे गिरफ्तार कर पाया था। इस प्रकार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12 में भी लिखा है कि इस युद्ध में कौन जीता था? महाराणा प्रताप की विजय हुई थी। हाँ, तो ये है मित्रों प्रताप के संदर्भ में। इसके पश्चात हम पढ़ेंगे जहांगीर के संदर्भ में। देखिए मित्रों, ये अकबर के संदर्भ में था, अब जहांगीर के संदर्भ में पढ़ेंगे अगला काल। तो लीजिए स्क्रीनशॉट। हाँ नमस्कार सुरेश जी शर्मा। अब है मुगलों में अगला शासक आता है जहांगीर। तो जहांगीर के समकालीन देखिए मित्रों राजपूत संधि होती है, किसके साथ होती है? देखिए जहांगीर के समय मेवाड़ में संधि होती है, मुगल मेवाड़ संधि, मेवाड़ मुगल संधि। जहांगीर के समय मेवाड़ मुगल संधि होती है, कब होती है मित्रों? 5 फरवरी 1615। 5 फरवरी 1615 जहांगीर और मेवाड़ का शासक कौन था उस समय? अमर सिंह। कौन था? मेवाड़ का शासक था अमर सिंह। तो जहांगीर के समय मित्रों 5 फरवरी 1615 को मेवाड़ मुगल संधि होती है। एग्जाम में क्वेश्चन आया, ध्यान रखना। 5 फरवरी 1615 को हुई थी। मेवाड़ का शासक था अमर सिंह। अपने पुत्र कर्ण सिंह के कहने पर इसने जहांगीर के साथ क्या की थी? संधि की थी। ठीक है मित्रों, संधि की शर्तें भी मैंने आपको बताई थी। क्या क्या शर्तें थी? कि एक तो जो मेवाड़ का शासक अमर सिंह है ये मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा, जबकि इसका पुत्र है कर्ण सिंह, राजकुमार कर्ण सिंह है, मुगल दरबार में उपस्थित होगा। दूसरी शर्त, चित्तौड़ दुर्ग है वो इस अमर सिंह को सौंप दिया जाएगा। चित्तौड़ दुर्ग अमर सिंह को सौंप दिया जाएगा, लेकिन अमर सिंह है चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण नहीं करवाएगा। तीसरी शर्त, इस अमर सिंह को है यहां पर मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। चौथी शर्त यह थी कि मेवाड़ है यहां पर इनको 1000 घुड़सवारी देंगे। मेवाड़ है, हाँ मेवाड़ है, इनको 1000 घुड़सवार देंगे। मुगलों को मेवाड़ है वो 1000 घुड़सवार देंगे। तो ये 4 प्रमुख जो शर्तें थी इसकी। ठीक है, हाँ तो ये प्रमुख 4 शर्तें थी जिनकी हमने डिटेल में चर्चा पहले भी की थी। हाँ, तो जहांगीर के काल की ये आपको प्रमुख ध्यान में। जहांगीर के बाद में देखिए मित्रों आपका शाहजहां। जहांगीर के बाद में शासक कौन बनता है मित्रों? शाहजहां बनता है। और शाहजहां के काल में देखिए मित्रों, शाहजहां के काल की प्रमुख बात की जाए तो शाहजहां के काल में एक तो देखिए मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह प्रथम कहां का था? आमेर का शासक था। ठीक है, इसके अलावा इधर शाहजहां के काल में मारवाड़ का शासक कौन था? जसवंत सिंह प्रथम। जसवंत सिंह प्रथम। तो इन दोनों ने मित्रों शाहजहां की क्या की थी? सहायता की थी। शाहजहां के काल में मिर्जा राजा जय सिंह, इधर थे जसवंत सिंह और मेवाड़ के थे राज सिंह। इन तीनों के साथ क्या रहे थे? मैत्रीपूर्ण संबंध रहे थे। मेवाड़ का कौन था? राज सिंह। तो आमेर का शासक मिर्जा राजा जय सिंह, मारवाड़ का जसवंत सिंह प्रथम और राज सिंह था मेवाड़ का। इन तीनों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रहे थे। ये मिर्जा राजा जय सिंह है मित्रों, इसने शाहजहां के पुत्रों के जो उत्तराधिकार संघर्ष हुआ था, उत्तराधिकार संघर्ष हुआ था। दारा सिको जो बड़ा पुत्र था, जो इसका बड़ा पुत्र था, तो उस दारा सिको के पक्ष में धर्मत युद्ध हुआ था और सामूगढ़ का युद्ध हुआ था। तो धर्मत और सामूगढ़ का युद्ध हुआ था औरंगजेब के विरुद्ध। तो उस युद्ध में मिर्जा राजा जय सिंह ने शाहजहां के
बड़े पुत्र दारा शिकोह का पक्ष लिया था। तो धर्मत युद्ध और सामूगढ़ युद्ध एक तो दोनों 1658 ईस्वी में हुए थे। तो एक हुआ था अप्रैल में, जो धर्मत का है वो अप्रैल 1658, फिर 29 मई को हुआ था 1658 को हुआ था सामूगढ़ का युद्ध, मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। दोनों युद्धों में तो औरंगजेब की विजय हुई थी, दारा शिकोह की क्या हुई थी, हार हुई थी। और दारा शिकोह का पक्ष किसने लिया था, मिर्जा राजा जय सिंह ने लिया था। इस प्रकार सांझा के काल के 3 राजपूत शासक थे, मिर्जा राजा जय सिंह, आमेर का जसवंत सिंह प्रथम कहा था, मारवाड़ का राज सिंह था, मेवाड़ का, तीनों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रहे थे। ठीक है, सांझा के बाद में शासक कौन बनता है, औरंगजेब। अतः अकबर से लेकर सांझा तक, अकबर से लेकर सांझा तक है, इनके क्या मैत्रीपूर्ण संबंध रहते हैं, मैत्रीपूर्ण संबंध रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो औरंगजेब शासक बनता है मित्रों, औरंगजेब शासक बनता ही है, यहाँ पर है मित्रों मुगलों की है मित्रों, जो मुगलों की जो नीति है, नीति में बदलाव आता है। इसने अकबर की जो धार्मिक सहिष्णु नीति है, अकबर की राजपूतों के प्रति जो सोच थी उनको बदला, इसने धार्मिक सहिष्णु नीति को बदल दिया था। औरंगजेब ने जो हिंदू धर्म की देवी देवताओं की मूर्तियां थी, उन मूर्तियों को क्या किया था, तुड़वाना शुरू कर दिया था औरंगजेब ने। अब देखिए मित्रों, औरंगजेब के समय की बात की जाए तो इस औरंगजेब के समय शासक कौन कौन थे? एक तो थे मिर्जा राजा जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह। और इस मिर्जा राजा जय सिंह ने देखिए मित्रों औरंगजेब की तरफ से भाग लेते हुए जो मराठा सरदार था शिवाजी, शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि की थी। किसने? मिर्जा राजा जय सिंह ने कब की थी मित्रों? 1665 में की थी, 11 जून 1665 में। तो मिर्जा राजा जय सिंह ने 11 जून 1665 को पुरंदर की संधि की थी। कौन सी की थी? पुरंदर की संधि की थी। महाराष्ट्र में पुरंदर की संधि हुई थी मित्रों 11 जून 1665 को मिर्जा राजा जय सिंह और किसके मध्य हुई थी? शिवाजी के मध्य। तो देखिए मित्रों, जब औरंगजेब ने मिर्जा राजा जय सिंह को दक्षिण अभियान पर भेजा था, किसके विरुद्ध भेजा था? शिवाजी के विरुद्ध भेजा था। उस समय मिर्जा राजा जय सिंह ने शिवाजी को संधि के लिए विवश किया था। 11 जून 1665 को शिवाजी के साथ संधि की थी। किसने? औरंगजेब की तरफ से मिर्जा राजा जय सिंह ने की थी। संधि की शर्त यह थी कि शिवाजी के पास जो 35 किले थे, उन 35 में से 23 किले किसको देने पड़ेंगे? औरंगजेब को देने पड़ेंगे। जो शिवाजी का पुत्र था संभाजी, उस संभाजी को मुगल दरबार में 5000 का मनसब दिया जाएगा और शिवाजी खुद मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा। हाँ, जरूरत पड़ने पर यदि कभी बुलाया जाएगा तो उन्हें मुगल दरबार में उपस्थित होना पड़ेगा। ये कुछ शर्त की गई थी। तो इसी औरंगजेब के काल में एक था जसवंत सिंह। कौन था? मारवाड़ का शासक कौन था? जसवंत सिंह। तो मारवाड़ का शासक था मित्रों जसवंत। 1659 को दोराई का युद्ध हुआ था। उस दोराई इस जसवंत सिंह और औरंगजेब के मध्य मनमुटाव है वो कम करवाई और मिर्जा राजा के कहने पर जसवंत सिंह ने दोराई के युद्ध में किसका भाग लिया था? औरंगजेब का भाग लिया था। किसके पक्ष में लड़ा था? औरंगजेब के पक्ष में लड़ा था। कौन? जसवंत सिंह लड़ा था। और जसवंत सिंह की मृत्यु जब जामरूद अफगानिस्तान कहा था, जसवंत सिंह की मृत्यु पर आज ऊपर का दरवाजा टूट गया है, अर्थात धर्म विरोधी दरवाजा आज टूट गया है। ये किसने कहा था? औरंगजेब ने। इसी औरंगजेब के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था? मेवाड़ का शासक था राज सिंह। कौन था? राज सिंह है मेवाड़ का शासक था। और राज सिंह को मित्रों इस औरंगजेब का विरोध कभी किया था? देखो, औरंगजेब ने हिंदुओं पर 1679 में जजिया कर लगा। कौन सा कर लगाया था? हिंदुओं पर लगाया जाने वाला कर, जजिया कर। तो 1679 में मित्रों औरंगजेब ने हिंदुओं पर कौन सा कर लगाया था? जजिया कर लगाया था। इस जजिया कर का विरोध किसने किया था? मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने किया था। इसके अलावा औरंगजेब ने मित्रों, देखो मित्रों, इस औरंगजेब ने हिंदू देवी देवता की मूर्ति सिंह ने दिया था। देखिए मित्रों, हमने पढ़ा था श्रीनाथ मंदिर जो वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है राजस्थान में नाथ द्वारा में, तो श्रीनाथ जी की जो प्रतिमा है उनको स्थापित है राज सिंह ने करवाया था नाथ द्वारा में। ठीक है। इसके अलावा देखो मित्रों, इस औरंगजेब के विरुद्ध एक राजकुमारी थी किशनगढ़ की चारुमती। कौन थी? चारुमती। इस चारुमती के साथ विवाह किया था। किशनगढ़ की राजकुमारी कौन थी? चारुमती। तो किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती के साथ विवाह किया था किसने? राज सिंह ने किया था। औरंगजेब के विरुद्ध अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए राज सिंह ने चारुमती के साथ क्या किया था मित्रों? चारुमती के साथ यहां पर विवाह किया था। ठीक है। हाँ, इसके बाद में देखिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब के खिलाफ इसी राज सिंह ने, औरंगजेब के खिलाफ इसी राज सिंह ने अजीत सिंह को संरक्षण दिया था। अजीत सिंह कौन था मित्रों? तो अजीत सिंह था मित्रों इस जसवंत सिंह का पुत्र। कौन था? जसवंत सिंह का पुत्र था। देखिए मित्रों, जसवंत सिंह की मृत्यु के पश्चात दुर्गादास राठौड़ उन्होंने और अन्य राठौड़ सरदारों ने मिलकर औरंगजेब से कहा कि अब जो जसवंत सिंह है
इनकी संतान उत्पन्न हो गई है। जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद में मित्रों अजीत सिंह है ये उत्पन्न हुए थे। कहा कि अब अजीत सिंह को है वो शासक बना दिया जाए, लेकिन औरंगजेब ने कहा कि जब अजीत सिंह वयस्क होगा तब मैं है इसको शासक बना दूंगा, अभी ये अल्प वयस्क है। इसलिए औरंगजेब ने यह बहाना बनाकर राजकुमार अजीत सिंह को कहां पर बुला लिया, राजकुमार अजीत सिंह को अपने पास दिल्ली बुला लिया। लेकिन राठौड़, दुर्गादास और अन्य सरदारों को यह पता लग गया था कि ये अजीत सिंह की हत्या करवा देगा। इसलिए मित्रों राठौड़, दुर्गादास और अन्य सरदारों ने मिलकर वहां पर अजीत सिंह को है दिल्ली से निकलवा लिया, अजीत सिंह को दिल्ली से निकलवा लिया और दिल्ली से वहां से निकाल कर अजीत सिंह को ले आते हैं राजस्थान में, पहले सिरोही में लाते हैं। उसके पश्चात अजीत सिंह को है जो मेवाड़ महाराज राज सिंह है, ये राज सिंह क्या देता है मित्रों, केलवा की जागीर देता है, केलवा की जागीरी। तो केलवा की जागीर, केलवा पड़ता है राजसमंद में। तो मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने अजीत सिंह के लालन पालन के लिए दुर्गादास राठौड़ को कौन सी जागीर दी थी, दुर्गादास राठौड़ को केलवा की जागीर दी। दुर्गादास राठौड़ को इस अजीत सिंह के लालन पालन के लिए मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने दी थी। इस प्रकार देखिए मित्रों औरंगजेब ने मित्रों मारवाड़ के जसवंत सिंह के साथ भी अपने रिश्ते अच्छे नहीं बनाए थे। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के विरुद्ध भी इसके रिश्ते बिल्कुल अच्छे नहीं थे। चारुमती देख लो, जजिया कर देख लो, हिंदू धर्म की मूर्तियां देख लो, या अजीत सिंह को संरक्षण देना। इसके अलावा देखिए मित्रों हमने पढ़ा था जो आमेर का था मिर्जा राजा जय सिंह, इस जय सिंह के साथ स्टार्टिंग में इसके अच्छे रिश्ते थे, लेकिन जय सिंह के बाद में है जय सिंह पर भी औरंगजेब का विश्वास टूट जाता है और जय सिंह पर यह आरोप लगाता है कि आपने शिवाजी को जो मेरी कैद से निकलने में मदद की है वो आपने इसकी मदद की थी। इसके अलावा दक्षिण बिहार में मित्रों ये बीजापुर अभियान पर भी एक मिर्जा राजा जय सिंह वहां के शासक आदिल शाह से हार जाता है। तो औरंगजेब है इससे क्या है वहां पर इसको फिर कहता है कि दक्षिण भारत में इस मिर्जा राजा जय सिंह को जहर देकर औरंगजेब ने इसकी भी क्या करवा दी थी, हत्या करवा दी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मित्रों जो औरंगजेब है, इस औरंगजेब के काल पर जो यहाँ पर मुगलों की जो नीति चल रही थी, मुगलों की जो नीति चल रही थी अकबर से लेकर हम कह सकते हैं शाहजहां तक राजपूत शासकों से सहयोग लेने की जो नीति चल रही थी उसको इसने क्या कर दिया, यहाँ पर तोड़ दिया। राजपूतों के साथ जो रिश्ते थे वो रिश्ते ने क्या कर दिए, इसने वो रिश्ते सारे रिश्ते तोड़ दिए और ये राजपूतों के महत्व को नहीं समझ सका। अकबर की जो मैत्रीपूर्ण नीति थी उसका इसने क्या कर दिया, दमन कर दिया। और इस औरंगजेब के पश्चात जितने भी जो मुगल शासक बने वो है राजपूतों को प्रभावित नहीं कर सके और धीरे धीरे है जो राजपूत है राजपूतों की वफादारी प्राप्त नहीं कर सके और राजपूत शासकों ने अपना स्वतंत्र अस्तित्व बना लिया, अर्थात अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। तो इस प्रकार औरंगजेब के बाद जो शासक थे उनके संदर्भ में आपको कोई प्रकार का मुगल राजपूत संबंध आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसी प्रकार औरंगजेब के साथ मित्रों आपको मुगल राजपूत यहाँ पर क्या होता है, संबंध स्थापित है वो पूरे हो जाते हैं। तो जहांगीर के समय मेवाड़ मुगल संधि हुई थी 5 फरवरी 1615 को। अकबर की नीति का निधान करते हुए जहांगीर ने भी इनके साथ राजपूतों के साथ अच्छे संबंध रखे। 5 फरवरी 1615 को मेवाड़ महाराणा अमर सिंह के साथ जो संधि हुई थी, संधि की शर्तें मैंने बता दी कि अमर सिंह है वो उस दरबार में उपस्थित नहीं होगा, बादशाह के दरबार में उपस्थित नहीं होगा, उसका पुत्र कर्ण सिंह उपस्थित होगा, ठीक है। उसके पश्चात देखिए मित्रों जो चित्तौड़ दुर्ग है वो चित्तौड़ दुर्ग उसको सौंप दिया जाएगा मेवाड़ महाराणा को, लेकिन उसकी मरम्मत नहीं कराएगा। मेवाड़ महाराणा को वैवाहिक रिश्तों के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। मेवाड़ मुगलों को 1000 घुड़सवारों की सहायता देंगे, ये कुछ शर्तें थी। फिर मित्रों शाहजहां शासक होता है, शाहजहां का मिर्जा राजा जय सिंह, जसवंत सिंह और राज सिंह के साथ क्या रहते हैं, मेवाड़ मारवाड़ और आमेर के साथ रिश्ते अच्छे रहते हैं। लेकिन शाहजहां के बाद में औरंगजेब शासक बनता है। प्रारंभ में मिर्जा राजा के साथ ठीक रिश्ते रहते हैं और मिर्जा राजा को दक्षिण बिहार में शिवाजी के विरुद्ध भेजता है, जिसे पुरंदर की संधि के लिए शिवाजी को यह राजी करता है, कौन, मिर्जा राजा। लेकिन बाद में मिर्जा राजा के साथ, जय सिंह के साथ और मेवाड़ के राज सिंह के साथ औरंगजेब के रिश्ते खराब हो जाता है। औरंगजेब है जो रिश्ते अकबर से शाहजहां तक चले आ रहे थे, जहांगीर शाहजहां तक चले आ रहे थे, उन रिश्तों को नहीं बना पाया। ये हिंदू धर्म का विरोध करता है और इसी कारण कालांतर में जो इसके आगे के जो शासक आए वो है राजपूतों की वफादारी प्राप्त नहीं कर सके और राजपूतों ने अपना स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित कर लिया। इसी के साथ मित्रों मेवाड़ मुगल जो संबंध है ये आपके क्या होते हैं मित्रों, कंप्लीट होते हैं। देखिए मित्रों हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट रूप में पढ़ा इनको। हाँ, आपको भी पता है मैंने आपको जो डिटेल थी इनकी डिटेल सारी की सारी जब मैंने आपको ये रियासतें पढ़ाई है, मेवाड़ पढ़ाई है, आमेर पढ़ाई है, चाहे मारवाड़ पढ़ाई है, तो जो रीट के स्टूडेंट है वो इन शासकों को यानी मुगलों के संदर्भ में जो शासक है, जैसे मैंने आपको राय सिंह पढ़ाया है या जो सांगा पढ़ाया था या प्रताप पढ़ाया था, तो ये शासक आपको वहां से पूरे कंप्लीट देखने हैं। वो कि मैंने आपको एक 1-2 क्लास में इनके युद्ध संबंध